ओके सो अगेन हमारा जो फोकस है आज के लेक्चर का वो है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस। और हमने अभी तक जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में एक क्विक रिव्यू अगर यहाँ पे पुट करूँ कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जो कि हमने डिस्कस किए हैं रीसेंट लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वो कुछ इस फॉर्म में हम लिखते थे dy over dt equals to some ay or maybe minus ay plus some forcing function। तो इस टर्म पे हमने थोड़ा सा फोकस किया इस फोर्सिंग फंक्शन के ऊपर, कि ये इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं और उनका रिस्पांस जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट इसका ये जो टर्म ऐड होती है तो इसका सिस्टम के रिस्पांस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। और जब हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन है तो उसको ज़रा सॉल्व करना रिलेटिवली आसान होता है, क्योंकि एक होमोजीनियस सोल्यूशन और एक हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो हम y होमोजीनियस प्लस y पर्टिकुलर हम आसानी से फाइंड करके कंप्लीट एक सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं या मे बी मैं इसको कहूँ कि अगर मोर कम्प्लेक्स उसकी तरफ जाएं तो सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना फिर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है उसमें यहाँ पे जो माइनस जिसे हमने एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहा है, ये जो केस है ये क्या है, ये जो कोएफिशिएंट है या जो पैरामीटर है ये क्या है, एक कांस्टेंट है। अगर ये पैरामीटर जो है टाइम वेरिंग हो, फॉर एग्जाम्पल लेट मी कॉल इट फॉर इंस्टेंस p of t times y and some g of t। अगर हमारे पास ये टाइम वेरिंग पैरामीटर आ जाता है तो फिर ये जो पर्टिकुलर प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं ये थोड़ा सा फाइंड करना ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो ऐसे केस में हम एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अगर इस पर्टिकुलर केस को अप्लाई हो सकता है, स्टार्ट से ही मैं बता दूं, अगर इस पर्टिकुलर केस के लिए वो अप्लाई हो सकता है तो इसका मतलब वो तब भी अप्लाई हो सकता है जब p ऑफ t कांस्टेंट हो, मींस ये a के इक्वल हो। मींस इस केस के लिए तो वो अप्लाई हो, वो इसके लिए भी अप्लाई हो सकता है। तो पी ऑफ टी मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के साथ वेरिंग है ये कोएफिशिएंट, तो ये एक ज़रा हायर केस बन जाता है इस पर्टिकुलर केस के मुकाबले में। तो अगर इस केस को अप्लाई हो सकता है तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर केस को भी अप्लाई हो सकता है। तो ये हम सिंपली सेपरेबल टेक्निक से हम पहले देख चुके हैं। जब ये हमारे पास b था फिर एक कांस्टेंट था तब ये सेपरेबल इक्वेशन थी हमारे पास, और हमने कहा कि ये सॉल्व करना आसान है। और क्योंकि ये लाई करती है कैटेगरी ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, तो ये कंपैरेटिवली सॉल्व करना आसान है। जब हमारे पास एक टाइम वेरिंग कोएफिशिएंट है तो इसके लिए हमें दूसरी टेक्निक की तरफ जाना पड़ता है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास टेक्निक क्या है, सबसे पहले उसके लिए हम लिखते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर अप्लाइंग दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेक्निक। ठीक है, इससे हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की टेक्निक से। लेकिन ये है क्या, और उसके लिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन को लिखने का वो क्या है। तो उसमें यह है कि सिंपली इस साइड को, इस टर्म को यहाँ पे होना चाहिए। मीन्स इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं dy over dt प्लस दिस फंक्शन टाइम्स y इक्वल्स टू द फोर्सिंग फंक्शन।
ये हमारे पास फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेक्निक अप्लाई करने के लिए। अब इस तरह से सोल्यूशन फाइंड करना एक 2 स्टेप प्रोसेस, ब्रॉडली अगर हम इसको कहें, सो इट्स 2 स्टेप प्रोसेस। इट्स 2 स्टेप प्रोसेस। अगर मैं 2 मेन उसकी बात करूं, या मे भी इसको हम 3 कह सकते हैं, लेट मी जस्ट से 3 स्टेप प्रोसेस। तो जो इस टेक्निक का एसेंस है वो ये है कि मल्टीप्लाई करें फंक्शन, दिस इक्वेशन विद अ फंक्शन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद अ फंक्शन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करें और फिर उस अननोन फंक्शन को फाइंड करना है। ये जो हमने यहाँ पे इट्स अननोन फंक्शन, और जिसे हम कहेंगे, इस फंक्शन को हम बाद में कहेंगे कि दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और दूसरा स्टेप है टू फाइंड दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये दूसरा स्टेप है। और फिर यूजिंग दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड सॉल्यूशन। इसको मैं जो है 3rd स्टेप इस प्रोसेस का कह देता हूँ। तो इन 3 स्टेप्स में हम जो है परफॉर्म कर सकते हैं सॉल्यूशन को। लेट वी हैव दिस इक्वेशन 1, और जिस अननोन फंक्शन को हम एट द मोमेंट अननोन फंक्शन, उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह रहे हैं, उसको हम नॉर्मली म्यू ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, म्यू ऑफ टी। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 कि इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक फंक्शन से, जिसे हम म्यू ऑफ टी कह रहे हैं, जिसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे। सो इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना होता है पी ऑफ टी y इक्वल्स जी ऑफ टी। सो इस इक्वेशन को थ्रू आउट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस अननोन फंक्शन म्यू ऑफ टी से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब रीज़न क्या है इस अननोन फंक्शन को मल्टीप्लाई करने का? ये इम्पॉर्टेंट है कि एक इक्वेशन है, उसमें एक फंक्शन मल्टीप्लाई करने का रोल क्या है। अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने का पर्पज़ ये है कि हमें सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, कि हम एक्चुअली इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं ताकि हमें उसमें से फंक्शन मिले। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ब्रॉडली उसका पर्सपेक्टिव देखें तो असल में हम उसमें इंटीग्रेशन का स्टेप करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये जो लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड पूरी की पूरी एक डेरिवेटिव किसी प्रोडक्ट और फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाए तो हम फिर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं सिंपली। लेकिन इस तरह से जब ये स्प्लिट फंक्शन है तो ऐसे केस में इसको इंटीग्रेट करना जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। फिर अननोन्स बीच में इन्वॉल्व हैं, उसको आप इंटीग्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे y है। अब अगर हम इसको किसी प्रोडक्ट का डेरिवेटिव बना देते हैं तो फिर उसको इंटीग्रेट करके हम सोल्यूशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें ये चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहते हैं कि ये जो पूरी लेफ़्ट साइड है, ये पूरी साइड, इफ़ वी वांट कि ये हमारे पास बन जाए द डेरिवेटिव ऑफ y टाइम्स म्यू ऑफ टी,
अगर हम ये काम कर दें, इस काम में जो है वो अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उससे हमें फ़ायदा क्या है कि वी कैन फाइनली टेक द इंटीग्रल. ओके, लेट मी एम्फसाइज, इफ वी कैन डू दिस, अगर ये स्टेप हम कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड जो है पूरा उसको हम एज अ डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल रिप्रेजेंट करें, देन इंटीग्रेशन will lead to solution rather easily. तो सिर्फ आप इंटीग्रल लें और ये टर्म जो है दूसरी साइड पे ले जाएं, डिवाइड कर दें, तो आप इजीली सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. सो हमारा फोकस क्या है कि इस लेफ़्ट साइड को, इस पूरी लेफ़्ट साइड को रिप्रेजेंट कर सकें एज अ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, और उसमें हमें चाहिए इस फंक्शन को, ये फंक्शन हमें चाहिए सच दैट. सो क्राइटेरिया क्या है? स्टेप नंबर 1 हो गया. स्टेप नंबर 2 जो है, स्टेप नंबर 1 ये था कि हमें इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है. अब स्टेप नंबर 2 क्या है? टू फाइंड दिस अननोन फंक्शन, टू फाइंड म्यू ऑफ टी. अब म्यू ऑफ टी वो फंक्शन है जो कि इस प्रोडक्ट को इनेबल करता है, इस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना हमारे लिए इनेबल करता है. तो अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या है म्यू ऑफ टी को फाइंड करने के लिए? कि फर्स्ट टर्म, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को अगर आप डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल को अगर आप देखें, सो इट्स फर्स्ट, लेट्स से डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एंड सेकंड this term should be the derivative of first, whatever, let this is second, let's call it second, call it first. तो हमारे लिए नेक्स्ट में जो है ये आएगा हमारे पास द डेरिवेटिव ऑफ म्यू. तो अगर ये टर्म द डेरिवेटिव ऑफ म्यू है तब सिर्फ हम लिख सकते हैं ये फॉर्म, तब हम लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट फॉर्म है. तो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ फंक्शन क्या है? क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ म्यू ऑफ टी इज दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस म्यू ऑफ टी शुड बी इक्वल्स टू म्यू ऑफ टी टाइम्स पी ऑफ टी. अगर ये हमारे पास ट्रू है फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो फिर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और फिर हमारे पास जो सॉल्यूशन फाइंड करने का प्रोसेस है वो सिंपल हो जाता है. सो स्टेप नंबर 2 में, लेट मी कॉल इट इक्वेशन 2, मे बी 3, अगर इसको हम 2 कह देते हैं तो ये इक्वेशन 3. अगेन लेट मी रिपीट द स्टेप्स. हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, और स्टेप नंबर 1 में हमने एक अननोन फंक्शन म्यू ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें इक्वेशन 2 मिल गई हमें. और अब स्टेप 3 में हमें इस म्यू ऑफ टी को फाइंड करना है. तो म्यू ऑफ टी का क्राइटेरिया ये है कि ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव हमारे पास होना चाहिए, ये टर्म होनी चाहिए इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ म्यू ऑफ टी. अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें, इस 3 को, लेट्स सॉल्व 3 टू फाइंड म्यू ऑफ टी. अगर हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं तो हमें म्यू ऑफ टी मिलता है. अब एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास 1 है, इक्वेशन 1 हमारे पास एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन म्यू ऑफ टी फाइंड करने के लिए हमें एक और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है, दैट इज़ 3. लेकिन फॉर्चुनेटली क्योंकि ये सिंपल है कंपेयर टू द एक्चुअल, सो वी डोंट माइंड. हमने पहले भी इस तरह के सॉल्व किए हैं. हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ टी
dt over mu of t equals to this function pt। और फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इट्स द डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ mu of t equals pt। ओके, तो ये रादर जो है इजी है फाइंड करना mu of t को। तो अब हम अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ mu of t इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ p of t। अब p of t जो है हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ये हमारे पास किसी भी कोई भी फंक्शन हो सकता है, फंक्शन ऑफ टाइम, लेट्स से टी स्क्वेयर हो गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ टी हो गया, हमारे पास हो गया साइन ऑफ टी हो गया, हमारे पास हो गया साइन ऑफ टी मे बी प्लस कॉज ऑफ टी ओवर टी स्क्वेयर इवन प्लस टी क्यूब, लेट्स से डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारे पास हो सकते हैं इस पी ऑफ टी के लिए। सो दीज आर सिंपल एग्जांपल्स ऑफ पी ऑफ टी। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया पी ऑफ टी का इंटीग्रल। सो व्हाटएवर हमारे पास फंक्शन होता है पी ऑफ टी, उसको हम यहाँ पे प्लेस करके उसको फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है कि हम अगर एक्सपोनेंशियल लेते हैं, अगेन देयर विल बी अ कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल लेते हैं, वी विल बी लेफ्ट विद म्यू ऑफ टी व्हिच इज इक्वल्स टू exponential and the integral of p of t dt plus c। और फिर हम इसको लिख सकते हैं that e to the c times e to the integral of p of t dt। और e to the c जो है अगेन इसको आप c कह सकते हैं, let's just call it maybe k, some different constant। ओके, तो अब हमारे पास k की जो वैल्यूज़ हैं, अगेन डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, इन्फिनिट वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि हम एक फ़ंक्शन फाइंड कर रहे हैं जो कि हमारे इस सोल्यूशन को फैसिलिटेट करें, हमारे सोल्यूशन फाइंड करने को फैसिलिटेट करें और जो 3 के लिए ट्रू हो, सो इट मीन्स वी कैन पिक एनी वैल्यू, वी कैन पिक एनी वैल्यू फॉर k। तो k की एनी वैल्यू हम जो है पिक कर सकते हैं और वो असल में क्योंकि k की किसी भी वैल्यू के लिए 3 जो है, इक्वेशन 3 जो है वो ट्रू है और हमें सिर्फ एक फंक्शन चाहिए। इन अदर वर्ड्स हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये कई सारे आ सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक से ही काम चला सकते हैं। सो लेट k इज़ 1 फॉर द रेस्ट ऑफ और डिस्कशन, हमेशा k जो है 1। सो इट मीन्स के हम सिर्फ लिखेंगे कि हमारे पास म्यू ऑफ t इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज द एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन p ऑफ t dt। लेट मी मेक इट 4। सो इस तरह से हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास इस तरह से आ जाता है और फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, इस म्यू ऑफ टी को यूज़ करके हमने फाइंड करना है सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन की तरफ थर्ड स्टेप की तरफ जाने से पहले हम ये कर लेते हैं कि इसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स जो है वो मैं बता देता हूँ कि किस तरह से एक इक्वेशन है जिसको हम हैंडल करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के इस मेथड से। सो फर्स्ट एक एग्जांपल है कांस्टेंट कोएफिशिएंट की हम ले लेते हैं, क्योंकि अगेन मैंने बताया एग्जांपल्स, क्योंकि मैंने बताया अगर ये टाइम वेरिंग कोएफिशिएंट्स के लिए काम कर सकता है, वर्केबल है, तो ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए भी काम कर सकता है या इफ़ेक्टिव है।
ओके, सबसे पहले एक लेट मी मेक इट dy dt equals minus 4y plus 6। तो सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, जो कि ऊपर हमने डिस्कस किया। तो उस फॉर्म में लाने के लिए आपने क्या करना है कि इसको मूव कर दें यहाँ पे। सो 2 dy dt plus 4y equals 6। और let me write in here the generic form। generic form क्या है? हमारे पास है dy over dt plus p of t y equals g of t। ये हमारे पास एक्चुअल फॉर्म इस फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है दैट शुड बी 1। तो उसको 1 करने के लिए आप इस 2 को डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करते हैं, यू विल गेट dy over dt plus 2y equals 3। सो ये सबसे पहले हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आ गया है। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ, we call it example 2। so let we have t times dy over dt equals 2y minus 2y plus 4t square। सो येट अगेन आपको यही स्टेप करना है इसमें भी कि इसको मूव कर दें, t टाइम्स dy over dt प्लस 2y इक्वल्स टू 4t स्क्वायर। और अब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है इस वाले केस में एग्जांपल 1 में हमारे पास है कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट था हमारे पास। ओके, सो यहाँ पे अब कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आप देखें t से डिवाइड करते हैं इसको, डिवाइड बाई t, you'll get dy over dt plus 2 over t times y equals 4t। जो स्क्वायर है वो क्योंकि आप t से डिवाइड कर रहे हैं तो स्क्वायर जो है वो 4 स्क्वायर से कम होके t रह जाएगा। सो इस पर्टिकुलर केस में here what is p of t, जो फंक्शन है वो हमारे पास आ गया है इक्वल्स टू जस्ट 2, इट्स अ कांस्टेंट। what is g of t? g of t is 3, a constant। जबकि यहाँ पे इस दूसरे केस में here we have p of t equals to 2 over t and g of t is equals to 4t। ठीक है, तो इसमें इस पर्टिकुलर केस में दोनों कांस्टेंट थे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जो है वो टाइम वेरिंग है, वो फिक्स नहीं है। ओके, सो ये तो फर्स्ट स्टेप के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा जो है p of t है, कौन सा जो है वो g of t है। अब इसी एग्जांपल को अगर हम देखें कि जो हमारा स्टेप नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू और स्टेप नंबर 1, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई होना चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, मल्टीप्लाई, क्योंकि अब हमने इंट्रोड्यूस कर लिया है इस टर्म को, तो mu of t दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो mu of t से मल्टीप्लाई करें dy over dt प्लस
mu of t 2 times y equals to mu of t times 3। ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कुछ यूँ है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड करते हैं म्यू ऑफ टी। सो व्हाट्स स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 सेज फाइंड म्यू ऑफ टी। इस अननोन को फाइंड करना है। तो अननोन को फाइंड करने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ म्यू ऑफ टी should equals to 2 times mu of t। ठीक है, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया जेनेरिक फॉर्म में। वहाँ पे हमारे पास p ऑफ t जेनेरिक फॉर्म में था, तो जस्ट यहाँ पे 2, और आप इसको लिख सकते हैं कि इट्स d/dt नेचुरल लॉग ऑफ mu of t equals 2, and then you can write its natural log of mu of t is 2t, and then finally plus some maybe constant, and then the exponential, so you'll get mu of t equals to e to the 2t when k is 1। सो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर दिस केस। और अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं फॉर द अदर केस, सो अगेन हम स्टेप्स यही है। स्टेप नंबर 1 अगेन इसका भी यही है कि मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई म्यू ऑफ टी। सो म्यू ऑफ टी टाइम्स dy over dt प्लस म्यू ऑफ टी टाइम्स 2 over t times y equals to mu of t times 4t। ये हमारे पास जो है पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2 में हमने फिर क्या करना होता है, हमें फाइंड करना है फाइंड म्यू ऑफ टी। तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि दिस टर्म शुड बी इक्वल्स टू the derivative of mu of t, and that is mu of t times 2 over t, and again it's d over dt, and natural log of mu of t equals to 2 over t। ओके, सो अब अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, ऑन द लेफ्ट वी हैव नेचुरल लॉग ऑफ म्यू ऑफ टी विच इज इक्वल्स टू, इस साइड को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं 2 over t dt, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 into natural log of t। और फिर अगर आप इसका लेते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है, अगेन मैंने कांस्टेंट को 1 एज्यूम कर लिया है, या इवन कोई भी आप एज्यूम कर सकते हैं, एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, एंड यहाँ पे लेट जस्ट टेक एक्सपोनेंशियल। अभी मीन्स अभी हमने नहीं एज्यूम किया, मीन्स आफ्टर टेकिंग एक्सपोनेंशियल वी कैन एज्यूम वैल्यू। सो टेकिंग एक्सपोनेंशियल, लेफ्ट साइड हमारे पास रह जाएगा म्यू ऑफ टी, और राइट साइड जो है
वो है हमारे पास, अगर हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल 2 to the नेचुरल लॉग ऑफ t, सो इस 2 को आप मूव कर सकते हैं t की पावर में, और फिर आपके पास नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके दे देगा आपको टी स्क्वायर। म्यू ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है फॉर दी दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये स्टेप्स मीन्स ये मैंने सिर्फ फॉर्मली ये पूरे स्टेप्स किए, अगर आप इस इक्वेशन को यूज़ करें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4, let me just say it, according to equation 4, mu of t is equals to exponential to the power integral of p of t dt। so इस केस में या इस केस में कोई एक आप p of t की वैल्यू सब्सिट्यूट करें। p of t was 2 in the first case, so आप exponential 2 times dt which is equals to exponential 2t, ये फर्स्ट केस। और mu of t equals to exponential the power 2 over t dt, so आप इसको यूज़ कर सकते हैं exponential 2 into 1 over t dt equals to exponential 2 times the natural log of t, and that will end up t square। तो आप सिंपली इस इक्वेशन 4 को यूज़ करके अपना जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको फाइंड कर सकते हैं। so, जो स्टेप नंबर 2 है वो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप सिंपली इस इक्वेशन 4 को यूज़ करके, इस टर्म को यूज़ करके आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। वंस आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया, उसके बाद जो स्टेप है वो है फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्योंकि असल काम हमारा है सोल्यूशन फाइंड करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना जो है वो इंटरमीडिएट स्टेप है, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर द सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन। सो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेप है कि हमने म्यू ऑफ टी फाइंड कर लिया और फाइंड करना है, और वो हमने स्टेप्स बता दिए कि वो कैसे करना है। तो अब लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3 इज find solution to 1। ओके, तो अगर स्टेप 3 की तरफ आते हैं कि हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, और जब इस स्टेप पे हम पहुंचे हैं तो here at this step or at this point we know mu of t। हमें mu of t जो है इस पॉइंट पे वो पता चल चुका है, क्योंकि स्टेप 2 में mu of t हमने फाइंड कर लिया है। तो अगर हमने स्टेप 2 में जो mu of t फाइंड कर लिया है, तो अकॉर्डिंग टू आवर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज mu of t प्लस mu of t times p of t times y equals to mu of t times g of t। so ये जो टर्म है ये हमने इक्वेट कर लिया है कि दिस टर्म इज इक्वल्स टू डी म्यू ओवर डी टी। ये हमने ऊपर इक्वेट करके इसमें से हमने फाइंड किया है म्यू ऑफ टी। सो नाउ दिस इज इंश्योर्ड कि ये जो टर्म है इसका प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है ये डी म्यू ऑफ टी ओवर डी टी के इक्वल है।
तो अगर ये सिचुएशन है, अगेन लेट मी राइट इट एक्सप्लिसिटली, अगर ये सिचुएशन है हमारे पास कि ये डी म्यू ऑफ टी टाइम्स वाई के इक्वल है, इक्वल्स म्यू ऑफ टी टाइम्स जी ऑफ टी, तो इसका मतलब ये हमारे पास सिंपली डेरिवेटिव ऑफ म्यू ऑफ टी टाइम्स वाई ऑफ टी है। ये क्या है? सिंपली डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल है, ठीक है, कि एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव और वो दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव, सब आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, प्रोडक्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस प्रोडक्ट। और अगर इस स्टेप पे हम पहुंच गए हैं तो इसका मतलब अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को, लेट मी कॉल इट 4, वी कैन इंटीग्रेट 4, वी कैन जस्ट इंटीग्रेट 4 को इंटीग्रेट करके हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो टर्म रह जाएगी दैट इज म्यू ऑफ टी टाइम्स वाई ऑफ टी, और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ म्यू ऑफ टी एंड जी ऑफ टी, ये आ जाएगा हमारे पास। और फाइनली फिर हमने सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा कि इस म्यू ऑफ टी को दूसरी साइड पे ले जाएं, यहाँ पे ले आए, तो जब यहाँ पे लेके आएंगे तो एक थोड़ी सी चेंज हमें यहाँ पे अब करनी पड़ती है जो कि इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि अगर आप इसके वेरिएबल को चेंज नहीं करते तो ये ज़रा सा मिसलीडिंग होगा। फिर मिसलीडिंग इस तरह से होगा कि आपको ये लगेगा कि शायद आपको इसके अंदर रखना है, क्योंकि ये टाइम वेरिएबल, आपको टाइम वेरिंग पैरामीटर है, तो शायद आपको ये लगे कि आपको इसको यहाँ पे रखना है, लेकिन इसको यहाँ पे नहीं रखना होता, इसको इंटीग्रेट नहीं करना होता। तो इस पर्पस के लिए हमें ये एक स्टेप करना पड़ता है कि ये इस दूसरी साइड पे ले जाने के लिए हमें चेंज ऑफ वेरिएबल करना पड़ता है। हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल म्यू ऑफ एस टाइम्स जी ऑफ एस एंड डी ऑफ एस ओवर म्यू ऑफ टी। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन 4, ये है हमारे पास 5 सॉरी, ये हमारे पास सोल्यूशन इस पर्टिकुलर से आएगा। अब इसमें जो टर्म्स हैं वो हमारे पास नोन है, म्यू ऑफ टी नोन है, जी ऑफ एस सिर्फ वेरिएबल चेंज है। और ये जब हमारे पास इसमें से इंटीग्रेट होके जो फाइनल वो आएगा, सोल्यूशन आएगा, उसमें हमने फिर जो कांस्टेंट है वो ऐड कर देना है। मींस हियर इज़ अ कांस्टेंट, हियर इज़ अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन एक बार परफॉर्म किए तो अब एक कांस्टेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है। और अगेन अगर आपने इसको क्योंकि हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल यूज़ किए हैं तो इस वजह से हमने कांस्टेंट यहाँ पे वो कर लिए। अगर आप इनडेफिनेट की बजाय डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करते हैं तो फिर आप जो है कांस्टेंट की आपको फिर ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जो हमने एग्जांपल्स ऊपर सेट किए हैं उन्हीं एग्जांपल्स को यूज़ करके हम ये फाइनल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर लेते हैं। उनके लिए हमने 2 एग्जांपल्स यहाँ पे कंसीडर किए हैं। एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस वन, और एक हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो इन 2 डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किए हैं और इनका अब सॉल्यूशन रहता है। सो वी आर रिपीटिंग नॉट रिपीटिंग, वी आर प्रोड्यूसिंग स्टेप 3 हियर। तो स्टेप 3 हम दोनों केसेस के लिए, एक हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dt प्लस 2 टाइम्स y इक्वल्स 3, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy ओवर dt प्लस 2 ओवर t टाइम्स y इक्वल्स 4t। ये हमारे पास 2 स्टैंडर्ड फॉर्म
और इस पर्टिकुलर के लिए हमने म्यू ऑफ टी फाइंड किया था। म्यू ऑफ टी वॉज e to the 2t, और यहाँ पे था हमारे पास म्यू ऑफ टी वॉज जस्ट टी स्क्वेयर। तो दोनों के जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमने फाइंड कर लिए थे, और अब यूजिंग इक्वेशन 5 वी कैन फाइंड द अल्टीमेट सोल्यूशन। तो 5 को यूज़ कर सकते हैं हम, पहले यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए। सो y of t, that is means we are talking about the solution now. Y of t is the integral of जो म्यू ऑफ टी है वो है e to the 2t times maybe we should use s instead of t. okay, so यहाँ पे 2t है, इसकी जगह मैं 2s लिखने लगा हूँ for the change of variable. g of s is 3. यहाँ पे अगेन g of s जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना है. so g of s is 3 here and g of s here is 4s not t. okay, so y of t is integral of mu of s, g of s, ds plus some constant over mu of t. so mu of t is e to the 2t. ओके, अब हमने जो न्यूमरेटर के अंदर इंटीग्रेशन है वो परफॉर्म कर देनी है. सो इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे. ओके, ओके, सो हमने यहाँ पे लिख देना है 3/3 जो है वो बाहर आ जाएगा हमारे पास क्योंकि वो कांस्टेंट है, और e to the 2s जो है वो हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2. जब चेन रूल से हम इसको चेन रूल यूज़ करेंगे, एंड देन प्लस c, और इस पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे e to the 2t से. सो वंस आपने इसको s की टर्म्स में वो कर लिया है, अब इसका जो वेरिएबल है वो चेंज कर सकते हैं. यू कैन स्विच बैक टू t, क्योंकि अब इंटीग्रेशन परफॉर्म हो चुकी है. इसके बाद आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर आप मतलब इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर कन्फ्यूजन की. मीन्स यू कैन स्विच दिस बैक विद t. तो जब आप डिवाइड करेंगे e to the 2t से, सो ये जो टर्म है, पहली टर्म जो है वो 3/2 रह जाएगी, और जो दूसरी टर्म है वो बन जाएगी प्लस c e to the -2t जब ये न्यूमरेटर के अंदर चला जाता है. तो ये सोल्यूशन आपके पास क्या आ गया? सोल्यूशन है आपके पास 3/2 प्लस c e to the -2t. अब अगर इसको कंपेयर कर दें अपने जो प्रीवियस प्रोसीजर है, तो उसमें हम ये करते थे कि होमोजीनियस सोल्यूशन. सो विच वन इज होमोजीनियस सोल्यूशन? दिस इज द होमोजीनियस पार्ट, और ये जो है हमारे पास वो पर्टिकुलर सोल्यूशन है yp. और सिंपली आप डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको डिड्यूस कर सकते हैं. ये आप सेट करते हैं जब आप dy/dt को 0 सेट करते हैं. तो जब इसको आप 0 सेट करेंगे यू विल गेट 3/2 जो कि पर्टिकुलर सोल्यूशन है. और इस वाले केस में सेट 3 to 0 जो writing 3 equal to 0 is not a good idea. Set g of t to 0 is better, क्योंकि 3 equal to 0 लगेगा फिर. तो g of t को 0 कर दें और फिर उसके बाद सॉल्व करें. सो यू विल गेट दिस डिकेइंग एक्सपोनेंशियल टर्म. सो आप ये देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि ये सोल्यूशन एग्जैक्टली उस प्रोसीजर से मैच करती है जो हमने
सेपरेबल फॉर्म में जब लिखी थी, क्योंकि सेपरेबल इक्वेशन, उससे भी हमने ये सॉल्यूशन फाइंड किया था। और ये जो मैंने नीचे ये तरीका बताया, इससे भी आप यही सॉल्यूशन जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली आप स्टेप 3 को यूज़ करके, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेप 3 यूजिंग इक्वेशन 5, तो आप y ऑफ t को यहाँ भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। तो mu of s is s square and g of s is times 4s times ds plus constant over mu of t, so we can use t square। तो न्यूमरेटर में आप y of t is 4 times, क्योंकि s और s स्क्वेयर है, that becomes s क्यूब, जिसे आप लिख सकते हैं फिर t to the power 4, t to the power 4 over 4, क्योंकि एक पोलिनोमियल की फॉर्म बन गई है और मैं s को दोबारा से रिप्लेस कर रहा हूँ t से, एंड देन फाइनली t स्क्वेयर, और फाइनली y of t is, अब ये t स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट t स्क्वेयर प्लस c ओवर t स्क्वेयर। तो ये हमारी इक्वेशन का सलूशन जो है ये आ गया हमारे पास। जो दूसरी इक्वेशन थी जिसमें हमारे पास p ऑफ t हमारे पास था 2 over t, सो इट्स टाइम वेरिंग पैरामीटर। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन यूजिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर।